कानून को वापस लेना पड़ेगा। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कोविड पैंडेमिक के चलते हुए कोविड SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने। हम भी मास्क पहनते हैं क्योंकि स्टूडियो में अकेले रहते हैं, इस वजह से स्टूडियो में मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्टूडियो से बाहर निकलते ही हम मास्क पहनते हैं। तो आप भी मास्क ज़रूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं खबर दोपहर में किसान आंदोलन की। ज़राई क़वानीन के खिलाफ करीब 8 महीनों से एहतजाज जारी है। किसान दिल्ली और अतराफ के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के शुरू होते ही इस एहतजाज में शिद्दत पैदा हुई और किसानों ने पार्लियामेंट का घेराव करने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की जानिब से जंतर मंतर पर सिर्फ 200 किसानों को एहतजाज करने की इजाजत दी गई। किसानों का जंतर मंतर पर एहतजाज जारी है। आज जंतर मंतर पर खवातीन की किसान पार्लियामेंट चल रही है। खवातीन का कहना है कि वो इस एहतजाज में किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी और ज़राई क़वानीन को मनसूख करने तक अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी। वहीं पार्लियामेंट में भी किसानों के मसाइल को बार बार उठाया जा रहा है। आज किसानों की हिमायत में उतरे राहुल गांधी ट्रैक्टर के जरिए पार्लियामेंट पहुंचे और ज़राई क़वानीन को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किसान आंदोलन में एक नई तेजी जो है देखने को मिल रही है। अब खवातीन भी जो है, औरतें जो है वो इस आंदोलन में शामिल हो रही है। 200 खवातीन जो है जंतर मंतर पर पहुंच रही है और संसद जो है, पैरेलल संसद जिसको कहा जा रहा है, वो हो रही है। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए, एक तरफ देश की संसद चल रही है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन का एक बदला हुआ रूप, एक बदले हुए स्वरूप में आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किसान संसद के रूप में जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है। आज रोजाना की तरह 200 किसान, महिला किसान यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और बाकायदा जिस तरीके से संसद भवन की प्रक्रिया कार्रवाई चलती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान संसद की भी जो प्रक्रिया है, कार्रवाई है, वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि मंच पर सुभाषिनी अली हैं जो कि स्पीकर की भूमिका में है और बगल में उनके बाएं साइड में उनके सुमन हुड्डा हैं जो कि डिप्टी स्पीकर की भूमिका में हैं। तमाम लोग जिस तरीके से संसद की कार्रवाई चलती है, एक एक सांसद उठता है, पटल पे अपनी आवाज बुलंद करता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर उसको सुनते हैं और उनको समय देते हैं, जिसके बाद डिबेट होती है। ठीक उसी प्रकार किसान संसद भी इसी प्रक्रिया के रूप में चल रही है और आज रोजाना की तरह आज यहाँ पर 200 महिला किसान यहाँ पर पहुंची हैं। बाकायदा इनके ID कार्ड बनाए गए थे और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम बड़े किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बलबीर सिंह राजेवाल यहाँ मौजूद हैं, दर्शन पाल यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम प्रेम सिंह पन्नू जी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम बड़े किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं इन महिलाओं के साथ। हम बात करने की कोशिश करेंगे, दर्शन पाल जी क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा? दर्शन पाल जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, एक वर्ड में जानना चाहूंगा सर, ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले समय पे सरकार पर इसका दबाव बन पाएगा और बातचीत का हल निकलेगा? सर, टी ब्रेक में करेंगे, वैसे दबाव पड़ेगा, ये बोल दो। बिल्कुल, बात टी ब्रेक में करेंगे साफ तौर पे, क्योंकि अनुशासन यहाँ पर जरूरी है और अनुशासन की ही रूपरेखा तैयार की गई है। एक समय निर्धारित किया गया है, जब लंच ब्रेक होगा तो तमाम जो किसान नेता हैं मीडिया से रूबरू होंगे। मगर एक वर्ड में जरूर दर्शन पाल जी ने कहा कि आने वाले समय में जो सरकार है, बिल्कुल किसान लीडरान का कहना है कि दबाव सरकार पर जरूर पड़ेगा। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी तर्जुमान नेहा बग्गा भी जुड़ चुकी हैं। खैर मकदम है नेहा आपका। नेहा, खवातीन जो है अब इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं और जंतर मंतर पर संसद जारी है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? नहीं, निश्चित ही देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा और उसकी प्रक्रिया के तहत जो भी आंदोलन करना चाहते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। पर लगातार आपने देखा होगा कि सरकार की ओर से, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की ओर से
निमंत्रण भेजा गया है किसानों के पास में वार्तालाप के लिए। और हम सभी जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हठधर्मिता से कोई हल नहीं निकलता। हल अगर निकलता है किसी चीज का तो वो बातचीत से निकलता है। और पिछले 5 दिनों में भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 बार कृषि मंत्री जी ने आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि किसान इस बात को समझेंगे। देश साक्षी है, देश जानता है कि जो कानून है वो किसानों बिल्कुल। नेहा जी, आप बात कर रही हैं कि जिद पर अड़े रहेंगे तो किस तरह से होगा, और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है बार बार दावत दी है बात होनी चाहिए, लेकिन जब ये कहा जाए कि बात तो होगी लेकिन ज़रा कवानीन पर नहीं होगी, जो फार्मर्स ला है उस पर नहीं होगी, आंदोलन बेस्ड ही उन्हीं कानून पर है, जब उन पर बात नहीं होगी तो किसान किस पर चर्चा करे? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। सबसे मुख्य मांग क्या थी? एमएसपी की थी। और एमएसपी आप देखेंगे कि जब से देश आजाद हुआ है, अगर सर्वाधिक एमएसपी किसानों को मिली है तो वो किस कार्यकाल में मिली है? और हम सभी जानते हैं कि जब कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि 15 माह तक कम से कम ये लागू नहीं होगा, 1.5 साल तक के लिए लागू नहीं होगा, तो आंदोलन की आवश्यकता क्या है मुझे समझ में नहीं आता। और सबसे मुख्य बात यह है कि 11 दौर की बातचीत माननीय कृषि मंत्री जी ने की है किसान नेताओं से, और आगे भी लगातार आप देखेंगे कि किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता लगातार दे रहे हैं माननीय कृषि मंत्री। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नेहा जी, 11 दौर की बातें हुई है, ये बात सही है कि बातें जो हुई, मीटिंगें हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा ही नहीं आया अभी तक। तो आगे चल के भी अगर कोई बात होती है तो किस तरह से उसका नतीजा सामने आ सकता है? बिल्कुल निश्चित ये है कि अगर किसानों को किसी भी बिंदु में कोई भी समस्या है तो किसानों के हित के लिए सरकार तैयार है संशोधन करने के लिए। पर जहां तक है कि बात कानून जो है तीनों उसको निरस्त कर दिया जाए, तो इस पे कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून निरस्त नहीं होंगे। पर अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है तो बिंदुवार उस समस्या को हल किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है कि किसान नेता इस बात को समझेंगे। और जिस तरीके से बिचौलियों का रास्ता बंद हुआ है, जिस तरीके से किसानों के मुनाफे के बारे में सरकार ने सोचा है, मंडियों की जो मांग थी वो लगातार चालू है और मंडियां आज भी स्थापित है, आगे भी रहेंगी। उसको लेके जो रणनीति बनाई गई है, किसान इस बात को समझें और चर्चा से ही हल निकलने वाला है। पुनः नेहा जी, कि इस प्रकार किसान से तो इस बात पर नहीं इत्तेफाक रखते कि इससे किसानों का फायदा हो रहा है। वो तो 8 महीने से ज्यादा हो चुका है, किसान ये मानने को तैयार नहीं कि इन कवानीन से किसानों को फायदा होगा। यही वजह है कि लंबे अरसे से ये आंदोलन चल रहा है और अभी भी 8 महीने के बाद भी नवंबर से चलता आ रहा है। ऐसे में अब किस तरह से सरकार जो है, हालांकि अपने कानून पर जो है अड़ी हुई है, तो इस किसान भी अड़े हुए हैं कि जब तक हटेगा नहीं तब तक आंदोलन नहीं हटेगा, तो किस तरह से सरकार मना पाएगी किसानों को? नहीं, मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज का हल जो है वो चर्चा से ही निकलता है। जब 11 दौर की बात हुई है, आगे भी चर्चा होगी। अगर बिंदुवार किसी चीज में समस्या है तो सरकार उसका समाधान निकालेगी। सरकार किसानों के साथ है। और किसान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हरियाणा से कुछ यूपी के हिस्सों से या पंजाब से किसान आता है। किसान पूरे देश से आता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, आप सब जगह से देख लीजिए, वहां से आपको इस प्रकार की आवाजें नहीं दिखाई दे रही हैं। किसान पक्ष में है इस कानून के। पर अगर किसी संगठन को, किसी किसान नेता को इसमें किसी प्रकार की खामी दिखती है तो वो बिंदुवार विषय को लेकर आए, चर्चा के लिए आगे आए। उन्हें आमंत्रित किया गया है। और संसद चलाकर मुझे नहीं लगता कि किसान संसद चलाने से इसका कोई हल निकलने वाला है, क्योंकि संसद तो वहीं चलती है जहां पर जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। तो वहीं पर ये कानून बना है, संसद के अंदर ये कानून बना है। पर संसद के अंदर कानून बना है, लेकिन जिनके लिए बना है वो इससे नेहा जी राजी नहीं है। और क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की जो खासियत ही यही है कि लोग अपनी राय आगे रखते हैं, लोग अपनी बात जो है आगे रखते हैं। और इस जो जिसको पैरेलल संसद अभी कहा जा रहा है, उसके जरिए जो है किसान अपनी बात को आगे रख रहे हैं। हालांकि बातें हुई हैं, बातचीतों का दौर, जिस तरह से आप लगातार कह रही हैं कि हल जो है बातचीत के जरिए ही निकलेगा, वही बात करने की कोशिश तो किसान भी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाए कि आपके मुद्दे पर ही बात नहीं होगी तो फिर हल कैसे आएगा? नहीं, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या तीनों कानून को निरस्त करना मुद्दा है?
मुद्दा तो बिंदुवार चर्चा करने पर निकल कर आएगा, पर अगर बिंदुवार चर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई समस्या का हल निकलता होगा। और मैंने ये पूर्व में भी आपसे कहा कि किसान सिर्फ 1 या 2 प्रदेश से नहीं आते हैं, किसान पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लगातार आप देखिए कि जिस तरीके से उत्पादन हो रहा है, जिस प्रकार से खरीदी हो रही है, लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हमारा देश लगातार उस पर तरक्की कर रहा है। डीबीटी के माध्यम से चाहे किसानों के खातों में प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान राशि भेजने का काम कर रहे हैं, बिचौलियों का सफाया हो गया है उसमें। और ये लगातार हमने देखा है कि आजादी के बाद से जिस तरीके से उत्पीड़न होता था, आज किसानों के पक्ष में सरकार खड़ी हुई है। किसानों के पक्ष में सरकार का कहना है कि सरकार खड़ी है, लेकिन किसान जिस तरह से आंदोलन चलाते आ रहे हैं नवंबर से, उससे किसान तो नहीं लग रहा कि इस बात से इत्तेफाक रखता है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या जिद किसान की है या फिर जिद यहाँ पर सरकार ही की है कि कोई भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा? पूरे देश के अंदर एमएसपी लागू नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, कोई अपने बात से पीछे नहीं हट रहा। इस आंदोलन का आगाज सबने देखा है, मगर इसका अंत क्या होगा सब अंदाजा लगा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इसका अंत कब होगा, क्योंकि न कोई तारीख सुनिश्चित की गई है, न कोई समय सुनिश्चित किया गया है। किसान लगातार अपने 3 कृषि कानून के रद्द कराने के मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी साफ तौर पर कह चुकी है कि संशोधन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, मगर कानून रद्द नहीं हो सकते। मगर आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से किसान संसद का आयोजन किया गया है और यहाँ पर तमाम महिलाएं आज वहाँ पर पहुंची हैं, साफ तौर पे ये अंदेशा है कि इस आंदोलन में हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष के लोग शामिल हैं और महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर देश के किसानों के साथ हैं। और शायद यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सुभाषिनी अली जो इस वक्त किसान संसद में स्पीकर की भूमिका पर हैं, सबको समय दे रही हैं और किसान जो कानून है उस पर डिबेट की जा रही है। अब इस मुद्दे का हल कब निकलता है, क्योंकि देखिए मानसून सत्र चल रहा है और लगातार मानसून सत्र में तमाम विपक्षी दल भी किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और लगातार जो संसद की कार्रवाई है वो हंगामे के भेंट चल रही है, तो वहीं किसान भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। मगर रास्ता कब निकलता है, निष्कर्ष कब निकलता है, फिलहाल ये आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने नाज़रीन को बता दें कि कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया है। लंच के बाद गवर्नर से मुलाकात करके येदियुरप्पा इस्तीफा सौंपेंगे। काफी बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान किया है। लंच के बाद गवर्नर से मुलाकात करके येदियुरप्पा गवर्नर को इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक की सियासी सूरत-ए-हाल में हलचल आपको बता दें। ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ವಸಂತ ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕ ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ। ನಾನೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ। RSS ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ। ಪುರಸಭಾ
ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಭಗವಂತನ ದಯೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬದುಕಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇನುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂದಿನ ಜನಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, बहुत बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जी, आखिरकार रियासत के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कुछ ही देर पहले येदियुरप्पा ने इस बात का इजहार किया कि वो आज दोपहर या आज शाम तक अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत कर्नाटक में एक तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही थी। वजीर आला की कुर्सी बदल सकती है, इसके ताल्लुक से कई खबरें गर्म थीं और खुद वजीर आला ने इसका इशारा दिया था, येदियुरप्पा ने इसका इशारा दिया था कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज अहम दिन, काफी अहम दिन है आज रियासत कर्नाटक की सियासत का, क्योंकि आज वजीर आला BS येदियुरप्पा ने अपने इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस 2 साल की तकमील पर वजीर आला BS येदियुरप्पा ने अपने हुकूमत की कारकर्दगी को गिनवाने के लिए एक प्रोग्राम आज सुबह विधानसभा में मुनक़्क़द किया और इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने यह ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी हाई कमान इस पर क्या फैसला लेगी, बीजेपी आला कमान क्या इस इस्तीफे को कबूल करेगी, ये देखने की अहम बात होगी। जैसा कि येदियुरप्पा ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस्तीफा देंगे। जैसा कि जराए से जो मालूमात हासिल हो रही हैं, आज शाम तक BS येदियुरप्पा अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जी, और अगर इस्तीफा रूफ कबूल हो जाता है तो वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बड़े दावेदार नजर आते हैं? जी देखिए, वज़ीर आला के ओहदे के दौर में कई उम्मीदवार मैदान में हैं। काफी नाम लिए जा रहे हैं, जिनमें मुर्गेश निरानी का नाम है, प्रहलाद जोशी का नाम है, इसी तरह हेगड़े कागेरी, इनका भी नाम सामने आया है। कई नाम हैं। तो एक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा के खिलाफ एक मुखालिफ लॉबी काम कर रही थी और इस बात पर दबाव डाल रही थी कि अब BS येदियुरप्पा की जगह किसी और को वज़ीर आला मुंतखब किया जाए। पार्टी में चंद दिनों कबल एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसमें सिंह बेंगलुरु आए हुए थे और जराए के मुताबिक वहां सख्ती। जी बिल्कुल रऊफ, बहुत ही बड़ी सरगर्मी कर्नाटक सियासत के हवाले से येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। लंच के बाद जो है गवर्नर से मुलाकात करके इस्तीफा सौंपेंगे। बेहद शुक्रिया रऊफ आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कर्नाटक से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वज़ीर आला येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, लंच के बाद गवर्नर से मुलाकात करके येदियुरप्पा इस्तीफा सौंपेंगे। हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, इस्तीफे का ऐलान करते हुए येदियुरप्पा जज्बाती भी हो गए और उन्होंने ये कहा कि हमेशा येदियुरप्पा जो है वो अग्नि परीक्षा से गुजरे हुए। तो क्या वजह ऐसी रही कि किस वजहों के बिना पर जो है येदियुरप्पा को इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा? जी बिल्कुल भी, येडियुरप्पा ने नम आंखों से अपने इस्तीफा का ऐलान किया है। वो काफी जज्बाती भी दिखाई दिए। उनका यही कहना था कि पार्टी ने, यानी चंद दिनों से जो उनके बयानात सामने आ रहे हैं, वो यही कहते हुए आ रहे हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी उस पर वो कायम रहेंगे। पार्टी अगर चाहती है तो वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दें तो वो फौरी तौर पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि पिछले चंद दिनों से जो पेशरफ्त रियासत कर्नाटक में देखने को मिली है, और खास तौर पर यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूं कि जैसे ही वजीर आला बी एस येडियुरप्पा ने ये इशारा दिया था कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो तब से ही एक बड़ा तबका जो है वजीर आला की हमदर्दी में, हिमायत में उतर आया। और बिला लिहाज यानी कि येडियुरप्पा जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं, लिंगायत समाज से ताल्लुक रखते हैं, उस समाज के तमाम लीडरान, तमाम स्वामी जी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए और ये कहने लगे कि बी एस येडियुरप्पा की वजह से रियासत कर्नाटक में बीजेपी को इक़्तिदार हासिल हुआ है, बीजेपी यहाँ तक उरूज तक पहुंची है, वो इसकी वजह येडियुरप्पा है। तो येडियुरप्पा को ही वजीर आला की कुर्सी पर बरकरार रखना चाहिए। तो इस पेशरफ्त के दरमियान आज जबकि 2 साल येडियुरप्पा ने वजीर आला के तौर वजीर आला के
तौर पर मुकम्मल किए हैं और आज इन्होंने जो ऐलान किया है कहीं न कहीं एक हैरत की बात है। और सबसे अहम इस वक्त ये देखना होगा कि बीजेपी आला कमान का रद्द-ए-अमल वजीर आला येडियुरप्पा के इस ऐलान पर क्या होगा, क्या कुछ माहौल बदलेगा या फिर वजीर आला BS येडियुरप्पा कर दिया है कि दोपहर के खाने के बाद वो राजभवन पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बिल्कुल रऊफ, जिस तरह से कर्नाटक की सियासत रही अभी तक और जितनी हलचल बीजेपी में देखने को मिली, अब इसके बाद ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या बीजेपी की आला कमान इस बात के लिए राजी होती है, क्योंकि एक लिंगायत तबके का एक बहुत ही बड़ा वोट जो है वो येडियुरप्पा के जरिए ही बीजेपी को मिला है। अब आगे क्या फैसला लेगी बीजेपी की हाईकमान, वो देखने वाली बात होगी। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।